नमस्कार साथियों, इवन क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों ने कमेंट किया था कि सर 11 लेसन करवाना है, तो आज हम बात करेंगे 11वें लेसन के बारे में, जो अपना है कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में। ये तीनों के तीनों टॉपिक ही हैं जो आसान है एकदम। यानी कि सबसे पहला जो टॉपिक रहने वाला है वो है अपना कार्य के बारे में, उसके बाद में हम बात करेंगे ऊर्जा के बारे में, और उसके बाद में हम बात करेंगे शक्ति के बारे में। ये तीनों ही टॉपिक एक दूसरे से संबंधित है। लेकिन यदि हम बात करें सबसे पहले कार्य के बारे में, तो हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमको बल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम कुएं से किसी बाल्टी को नीचे से खींच रहे हैं तब भी अपने को बल की आवश्यकता पड़ती है, या फुटबॉल को अगर किक मारते हैं तो भी अपने को बल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कोई बुखार में व्यक्ति पड़ा है, उसके शरीर में बिल्कुल भी बल नहीं है, बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं है, तो क्या वो कार्य कर पाएगा? तो ऐसा संभव नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि कार्य करने के लिए हमको बल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से यदि हम बात करें कि कार्य क्या होता है, तो वैज्ञानिक दृष्टि में कार्य में दो कंडीशन रखी गई है कि एक तो बल तो लगना ही चाहिए, लेकिन साथ में उसके विस्थापन भी होना ज़रूरी है। और यदि वस्तु में विस्थापन नहीं हुआ, सिर्फ केवल बल ही लगा रहे हैं, तो वो कार्य नहीं माना जाएगा वैज्ञानिक दृष्टि से। हम अपनी दृष्टि से ऐसा मानते हैं कि अपनी ऊर्जा खत्म हो गई, हमने पूरा का पूरा कार्य कर लिया। जैसे कार्य करते हैं तो हमारी ऊर्जा खत्म होती है शरीर की, और शरीर में ऊर्जा लाने के लिए हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं। तो ये सामान्य सी बातें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है। सबसे पहले यदि हम बात करें कार्य के बारे में कि कार्य होता क्या है, कार्य की डेफिनेशन के बारे में यदि हम जानते हैं, यदि हम सबसे पहले बात करें कार्य के बारे में कि कार्य क्या होता है, तो कोई भी गतिशील वस्तु है या कोई भी विरामावस्था में पड़ी वस्तु है। जैसे मैंने कहा कि नीचे कोई विरामावस्था में फुटबॉल पड़ी हुई है, मेरे जची नहीं वो पड़ी हुई फुटबॉल, मैं आया जोर से उसको किक मार दी, और जैसे ही उसको किक मारी उछल के वो चली गई। यानी कि वो वस्तु विरामावस्था में पड़ी थी, जैसे ही मैंने उसको बल लगाया उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे किसी विरामावस्था में पड़ी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। और या कोई गतिशील वस्तु है, गतिशील वस्तु जैसे हमने मान लिया कि ये पंखा चालू है, ये चालू पंखे में यानी कि ये गतिशील है, मैंने इसके अंदर लकड़ी डाली, बल लगाया और बल लगाकर इसको रोक दिया, गतिशील वस्तु को रोक दिया, इसके वेग में परिवर्तन कर दिया। पहले इसका वेग ज़्यादा था, अब मैंने जैसे इस पर बल लगाया, बल लगाते इसको रोक दिया। जैसे कोई साइकिल सामने से चलकर आ रही है, मेरे जची नहीं, मैंने उसको बल लगाकर रोक दिया। यानी कि उसके कहने का मतलब यह है कि किसी भी विरामावस्था में पड़ी वस्तु पर यदि हम बल लगाते हैं और उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देते हैं, या कोई गतिशील वस्तु है उस पर हम बल लगाकर उसके वेग में परिवर्तन कर देते हैं, तो यही क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। कार्य की डेफिनेशन अपनी किताब में एकदम खुलकर दे रखी है कि कार्य होता क्या है। तो कार्य के बारे में यदि हम बात करें तो हमने अब देखा था कि यदि कोई विरामावस्था में पड़ी वस्तु है, जैसे हमने इसके उदाहरण के रूप में हमने फुटबॉल को लिया था कि एक फुटबॉल है, मैं यहाँ से आया और मेरे जची नहीं ये पड़ी हुई फुटबॉल, और मैंने इसको क्या किया? जोर से किक मार दिया। पहले ये किस में थी? पहले ये थी विरामावस्था। विरामावस्था का मतलब क्या हो गया कि ये पड़ी थी एकदम। लेकिन जैसे ही मैंने इस पर बल लगाया, जैसे ही मैंने इस पर क्या लगाया? बल लगाया, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया और ये उछल कर यहाँ पर आ गई। यहाँ तक बात होती है क्लियर। कार्य की परिभाषा क्या होगी कि किसी भी विरामावस्था में पड़ी वस्तु पर यदि हम बल लगाते हैं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, और यही कार्य कहलाता है। और दूसरी सिचुएशन यदि हम देखते हैं कि कोई भी गतिशील वस्तु है, गतिशील वस्तु के तौर पर यदि हम एक साइकिल ले लेते हैं, हमने मान लिया कि ये एक साइकिल है, ये साइकिल चलाते हुए आ रहा है यहाँ से, यहाँ पर ये सड़क है, इस सड़क से ये साइकिल चलती हुई यहाँ पर आ रही है और मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, और मेरे ये साइकिल जची नहीं, चलती हुई जची नहीं, और मैंने इस साइकिल को धक्का लगाकर रोक दिया, यानी कि इसके वेग में परिवर्तन कर दिया। यहाँ हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि चालू फैन है, उस पर बल लगाकर उसको रोक दिया, उसके वेग में परिवर्तन कर दिया। यही क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। तो यहाँ पर दो डेफिनेशन कार्य की अपने समझ में आई। लेकिन कार्य करने के लिए अपने को किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो वैज्ञानिक दृष्टि से यदि हम भौतिक विज्ञान में देखें कि कार्य होता क्या है, तो कार्य जो होता है उसको करने के लिए अपने को बल के साथ साथ विस्थापन की ज़रूरत भी होती है। बल के साथ साथ किसकी ज़रूरत होती है? विस्थापन की। यदि हम केवल बल लगा रहे हैं, विस्थापन अप्लाई नहीं हो रहा है। विस्थापन का मतलब क्या हो गया? तो हम 9वीं 8वीं में सीख कर आए कि विस्थापन क्या होता है। किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, तो वो विस्थापित होगी। यही तो होता है विस्थापन। जैसे ये मारकर यहाँ पर पड़ा था, मैंने इसको उठाकर यहाँ पर रख दिया, ये मारकर विस्थापित हो गया। तो यहाँ पर हम बात करें कि बल लगाने के साथ साथ विस्थापन भी होना ज़रूरी है, तभी वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य माना जाएगा। केवल हम बल लगा रहे हैं, विस्थापन हो ही नहीं रहा है,
जैसे मैंने इस दीवार को ज़ोर से धक्का दिया, लेकिन इसमें विस्थापन तो हुआ ही नहीं, विस्थापन नहीं हुआ। मैंने तो पूरा बल प्रयोग कर लिया, मेरी तो ऊर्जा खत्म हो गई, लेकिन विस्थापन नहीं हुआ विस्थापन नहीं हुआ उसमें। और जब विस्थापन ही नहीं हुआ तो वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य नहीं हुआ। ध्यान में आ रही है बात या नहीं आ रही? जैसे 50 किलो का बोरा भरा हुआ है, मैंने उठाकर रख लिया तो 2 घंटे तक उठाकर खड़ा हुआ हूँ, मेरी पूरी ऊर्जा खत्म हो गई उसको उठाने में। मैं उसको उठाकर कहीं लेकर ही नहीं गया, सिर्फ उठाकर खड़ा हुआ हूँ। तो जब उसका विस्थापन नहीं हुआ, केवल बल ही लगा, केवल मेरी ऊर्जा ही खत्म हुई, तो वो कार्य नहीं माना जाएगा। यानी कि उसके 2 कंडीशन अप्लाई होनी ज़रूरी है, बल के साथ साथ विस्थापन भी होना ज़रूरी है। तो यहाँ तक हुई अपनी कार्य वाली बात कि कार्य का कहते किसको हैं, तो कोई भी विरामावस्था में पड़ी वस्तु है, यदि उस पर बल लगाते हैं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, या कोई गतिशील वस्तु है उस पर बल लगाते हैं तो उसके वेग में परिवर्तन आ जाता है, और यही कार्य कहलाता है। और कार्य होता क्या है, तो कार्य जो होता है वो बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उसमें विस्थापन उत्पन्न होता है तो उन दोनों के गुणनफल के बराबर क्या होगा, कार्य होगा। तो यहाँ पर W बराबर क्या होगा, तो W बराबर होता है F.S। अब यदि हम 9वीं क्लास में सीख कर आए हैं कि 2 प्रकार की भौतिक राशियाँ होती है, कौन कौन सी, सदिश और अदिश। सदिश और अदिश क्या होती है उसके बारे में यदि हम बात करते हैं, 2 प्रकार की भौतिक राशियाँ होती है, एक तो होती है सदिश और एक होती है अदिश। इस सदिश और अदिश के बारे में आप 11वीं क्लास में एकदम खुलकर पढ़ोगे कि ये सदिश क्या है और अदिश क्या है, लेकिन 9वीं क्लास में आप कुछ पढ़ कर आए हो इनके बारे में कि सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है। तो जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं वो सदिश होता है, और जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, अदिश कहलाता है। यदि डेफिनेशन के तौर पर, नॉर्मल तौर पर हम समझते हैं तो यहाँ पर ये कार्य होता क्या है, और ये डॉट क्या है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह क्यों नहीं लगाया हमने। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि इसके ऊपर भी कार्य क्या, बल क्या है, तो बल एक प्रकार की सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है क्योंकि हम कहते हैं कि हमने बल लगाया, अब कितना बल लगाया, तो बल का मात्रक होता है। मैंने कहा बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि मैंने कह दिया कि मैंने 5 न्यूटन बल लगाया, 5 न्यूटन बल लगाया, लेकिन बल लगाया किस दिशा में ये तो पता नहीं है। ये बताना ज़रूरी होगा कि मैंने उत्तर दिशा में 5 न्यूटन बल लगाया, पश्चिम दिशा में 5 न्यूटन बल लगाया, या पूर्व दिशा में 5 न्यूटन बल लगाया, यानी कि दिशा भी साथ में बतानी ज़रूरी है। तो जिसके अंदर दिशा और परिमाण दोनों हैं वो तो सदिश है, जिसके अंदर दिशा भी है और परिमाण भी है, दिशा प्लस परिमाण दोनों है। इसमें केवल परिमाण है, इसमें दिशा नहीं है, इसमें केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। लेकिन सदिश और अदिश के बारे में डेफिनेशन मतलब कि डीपली जब आप पढ़ोगे तो वो 11वीं क्लास में पढ़ोगे। अभी नॉर्मल तौर पर अपने को ध्यान में रखना है कि ये जो बल जो होता है वो एक प्रकार की सदिश राशि है। सदिश क्यों है, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। जैसे हम बताते हैं कि मैंने 10 न्यूटन बल लगाया, लेकिन किस दिशा में लगाया ये अपने को पता नहीं है, तो दिशा भी बतानी ज़रूरी होती है कि मैंने इस दिशा में इतने न्यूटन बल लगाया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जो सदिश राशि होती है उसके अंदर उसके ऊपर ऐसे वेक्टर का चिन्ह आता है, वेक्टर मतलब सदिश ही होता है। और यहाँ पर यदि हम बात करें विस्थापन, अब विस्थापन किस दिशा में हुआ, जैसे मैंने किसी वस्तु पर बल लगाया वो विस्थापित हो गई, यहाँ तक बात क्लियर नहीं होती। बल किस दिशा से लगाया भाई, विस्थापन किस दिशा में हुआ ये भी तो बताना होता है, ये भी तो क्लियर करना होगा कि विस्थापन किस दिशा में हुआ। वस्तु ऊपर की ओर गई, नीचे की ओर गई, पूर्व की ओर गई या पश्चिम की ओर गई, किस तरफ गई अपने को पता नहीं है, तो दिशा भी बतानी ज़रूरी होती है कि इस दिशा में इतने किलोमीटर का विस्थापन या इतने मीटर का विस्थापन हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विस्थापन भी एक प्रकार की कैसी राशि है, सदिश राशि है। ये दोनों ही सदिश राशियाँ हैं, यानी कि वर्क, यानी कि हम बात करें W बराबर होता है वर्क, और यहाँ पर फोर्स हो गया, F फोर्स मतलब हो गया बल, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन होता है। डिस्प्लेसमेंट को हम विस्थापन कहते हैं और विस्थापन को हम S से प्रदर्शित करते हैं। जैसे फोर्स को F से करते हैं और वर्क को W से करते हैं, उसी प्रकार विस्थापन को हम S से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि इस डॉट का मतलब क्या है, तो इस डॉट का मतलब क्या है, तो इस डॉट को हम कहते हैं अदिश गुणनफल। क्या कहते हैं, अदिश गुणनफल। तो यदि हम बात करें कि कार्य क्या होता है, कार्य की डेफिनेशन तो हमने समझ ली थी कि कार्य होता क्या है, और फिर भी यदि हम सूत्र के तौर पर यदि हम कार्य को डेफिनेट करना चाहें, परिभाषित करना चाहें, तो किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं
के बल या विस्थापन के अदिश गुणनफल को ही हम क्या कहेंगे, कार्य कहेंगे। अब यहाँ पर मैंने गुणा का चिन्ह क्यों नहीं लगाया, तो वो तो आप 11वीं क्लास में समझोगे कि ये डॉट क्या है और गुणा क्या है। यहाँ पर दोनों का अंतर अलग अलग है। इस डॉट के अंदर काम आता है कोस थीटा और इस गुणा के अंदर काम आता है साइन थीटा। अब इस डॉट के अंदर काम आता है कोस थीटा और इस गुणा के अंदर, गुणा के चिन्ह में क्या काम आता है, साइन थीटा। वो कैसे आएगा वो आगे आप पढ़ लोगे। लेकिन यहाँ पर अपने को इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये डॉट ही प्रयोग में लेना है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह प्रयोग में अपने को नहीं लेना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कि कार्य क्या होता है, तो बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, कार्य कह सकते हैं। बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को हम क्या कह सकते हैं, कार्य कह सकते हैं। और कार्य की जो ऊपर जो मेन डेफिनेशन थी वो हमने सीख ली थी। और कार्य को करने के लिए दो चीज़ों का होना आवश्यक है। यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उसमें विस्थापन उत्पन्न हो, तब हम कह सकते हैं कि इस वस्तु पर कार्य किया गया है, अन्यथा इस वस्तु पर कार्य नहीं हुआ है। जैसे मैंने किसी वस्तु पर बल लगाया और उसमें विस्थापन ही नहीं हुआ। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कि मैंने इस दीवार पर बल लगाया लेकिन इस दीवार पर विस्थापन ही नहीं हुआ। और जब विस्थापन हुआ ही नहीं तो वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य नहीं हुआ है। वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य तभी होगा जब उसमें बल और विस्थापन दोनों हों, अन्यथा कार्य नहीं होगा। यहाँ तक बात क्लियर होती है कि विस्थापन और कार्य के बारे में। अब यहाँ पर हम बात करें कि बल की दिशा, विस्थापन की दिशा, उसकी सिचुएशन की यदि हम बात करें कि कौन कौन सी सिचुएशन अप्लाई होती है, तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर अलग अलग सिचुएशन अप्लाई होगी। यदि हम पहली स्थिति में बात करते हैं, पहली स्थिति में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर अपने पास एक कोई बॉक्स है जिसका द्रव्यमान है m द्रव्यमान का कोई बॉक्स है जिसमें मैंने इस दिशा से बल लगाया, यानी कि इस दिशा से मैंने बल लगाया, F बल लगाया इस दिशा से। और जैसे ही इस तरफ से किसी बॉक्स को मैं खिसकाता हूँ तो उसमें विस्थापन भी इसी दिशा से ही होगा। तो ये बॉक्स कहाँ आ गया, ये बॉक्स आ गया यहाँ पर। ये m द्रव्यमान का बॉक्स था, मैंने जैसे ही इसको यहाँ से धक्का दिया यानी कि फोर्स लगाया तो ये उठकर कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें क्या हुआ, S विस्थापन हो गया। ध्यान में आ रही है बात या नहीं आ रही? तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं कि बल भी मैंने इसी दिशा से लगाया और विस्थापन भी मैंने इसी दिशा से किया, यानी कि जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो रहे हो तब अपने को कार्य का कौन सा सूत्र लगाना है। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं कि W बराबर क्या होता है, तो W बराबर होता है F डॉट S होता है और इन दोनों के ऊपर ऐसा चिन्ह आएगा। और जैसे ही मैं इसके अंदर कोस थीटा लगा देता हूँ, जैसे ही मैं इसके अंदर कोस थीटा लगा देता हूँ तो इसके अंदर ये डॉट वाला चिन्ह भी हट जाएगा और ऊपर जो एरो वाले चिन्ह है वो दोनों के दोनों हट जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं W बराबर FS कोस थीटा। अब यहाँ पर क्या हुआ, डॉट वाला चिन्ह हट गया, ये डॉट प्रोडक्ट हट गया। जैसे यहाँ पर कोस थीटा आया तो यहाँ पर ये डॉट वाला भी चिन्ह हट गया और ऊपर से एरो वाले चिन्ह भी हट गए। यानी कि दोनों में से किसी को भी हम लिख सकते हैं, बीच में हम लिख सकते हैं और दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। जब इन दोनों के बीच में कोई एंगल बन रहा हो तब बात अलग है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी एंगल नहीं बन रहा है क्योंकि बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में है। और जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो तब हम ये सामान्य वाला सूत्र लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी एंगल नहीं बन रहा है। कोई भी एंगल का मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री एंगल बन रहा है। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं ये कोस थीटा के, कोस तो कोस है, थीटा क्या है, तो थीटा हम यदि हम बात करते हैं कि थीटा क्या है, तो थीटा क्या होता है, बल और विस्थापन के बीच में बनने वाला कोण। बल और विस्थापन के बीच में बनने वाला कोण होता है, क्या होता है, बल व विस्थापन के बीच बनने वाला कोण। बल व विस्थापन की दिशा के मध्य बनने वाला कोण। बल व विस्थापन की दिशा के मध्य बनने वाला कोण, ये तो हो गया अपना थीटा। अब यदि हम बात करें कि यहाँ पर यदि हम देखते हैं कि विस्थापन भी इस दिशा में ही हो रहा है, भाई बल भी इसी दिशा में लग रहा है, विस्थापन भी इसी दिशा में ही हो रहा है, दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, यानी कि थीटा का मान कितना है, 0। कोई भी एंगल नहीं बन रहा है और जब कोई भी एंगल नहीं बन रहा हो मतलब कितने डिग्री का बन रहा है, 0 डिग्री का। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं W बराबर FS कोस 0 और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, W बराबर FS। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई कि कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो W बराबर क्या आ गया, FS आ गया। ध्यान में आई बात या नहीं आई कि जब दोनों बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो रहे हो
तब कार्य का मान धनात्मक होगा। कैसा होगा? धनात्मक, यानी कि प्लस में आएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है पॉजिटिव, कार्य का मान ऋणात्मक नहीं आ रहा है, कार्य का मान एकदम पॉजिटिव आ रहा है। अब दूसरी सिचुएशन की यदि हम बात करें कि जब बल की विस्थापन की दिशा जब एक थी तब तो ठीक आ गया कि यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, और जब बल और विस्थापन की दिशा अलग अलग हो, जब बल और विस्थापन की दिशा अलग अलग हो तब क्या होगा? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि बल और विस्थापन की दिशा अलग अलग हो, जैसे यहाँ पर पड़ा कोई, यहाँ से कोई गाड़ी है, ये मैंने मान लिया कि कोई गाड़ी चला रहा है, और यहाँ पर कोई बच्चा खड़ा है। जैसे बचपन में करते थे, इस गाड़ी को यहाँ से बांध लिया और इस रस्सी को ऐसे हाथ में पकड़ लिया इसने, और ये किधर की ओर बल लगा रहा है, तो बल तो ये ऊपर की ओर लगा रहा है, लेकिन ये गाड़ी कहाँ जाएगी? गाड़ी तो आगे की ओर जाएगी। ऐसे हमने खींचा है ना गाड़ियों को, बचपन में खींचा कि नहीं खींचा? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका विस्थापन किस दिशा में होगा? विस्थापन तो इस दिशा में होगा, और बल कहाँ से लगा रहा है? तो बल तो ऊपर की दिशा में लग रहा है, और विस्थापन कहाँ हो रहा है? आगे की ओर लग रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बल और विस्थापन के बीच में जो कोण बन रहा है वो कोण कौन सा बन रहा है? थीटा कोण बन रहा है, यानी कि कितने भी डिग्री का कोण बन सकता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसा कोण बन रहा है? थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर जो कार्य का सूत्र लगेगा वो सूत्र क्या लगेगा? तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं W बराबर FS कोस थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू अपने को पता नहीं है, थीटा की वैल्यू कितनी भी हो सकती है। जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे वैसे वैसे आगे समझता जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि थीटा एकदम 0 डिग्री था, क्योंकि दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा था। तब यहाँ पर दोनों का फॉर्मूला क्या बना? W बराबर FS। यहाँ तक बात क्लियर होगी कि W बराबर FS वाला फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कि यदि दोनों के बीच में थीटा एंगल बन रहा हो, तब अपने को कौन सा फॉर्मूला लगाना है? तब अपने को लगाना है W बराबर FS कोस थीटा, तब दोनों के बीच में कोई एंगल बन रहा हो। ये थी अपनी सेकंड सिचुएशन, जब बल और विस्थापन के बीच में कोई भी एंगल बन रहा हो, दोनों की दिशा अलग अलग हो। अब तीसरी सिचुएशन की यदि हम बात करें, तीसरी सिचुएशन की, ये कोई सड़क है, इस सड़क पे एक साइकिल वाला आ रहा है, एक साइकिल चलाता हुआ कोई बंदा आ रहा है, और वो इधर की तरफ आ रहा है, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। जैसे ये यहाँ पर आया, जैसे ये सामने से साइकिल आ रही है, मैंने मान लिया सामने से साइकिल आ रही है और वो स्पीड में आ रही है, जैसे मैंने उसको रोकने की कोशिश की तो ऐसे ऐसे पीछे होऊंगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे ही मैंने उसको उस पर बल लगाया तो उसके क्या हो गया? बल तो मैंने इस दिशा में लगाया, लेकिन उसका विस्थापन किस दिशा में हुआ? इस दिशा में। जैसे मैंने उसको रोकना यहाँ से चालू किया, लेकिन उसकी स्पीड तकड़ी थी तो मैं यहाँ पर पीछे और हट गया। ध्यान में आ रही है बात या नहीं आ रही? वहाँ से साइकिल आ रही थी, मैंने बल लगाया इस दिशा में, उसका विस्थापन हो रहा है इस दिशा में, यानी कि बल तो लग रहा है। अब यहाँ से साइकिल आ रही है तो इसका विस्थापन तो किस दिशा में हो रहा है? इस दिशा में हो रहा है, और मैं बल कहाँ से लगाऊंगा? सामने से। यानी कि हम कह सकते हैं कि बल तो मैंने लगाया इधर से, और विस्थापन किधर से हो रहा है? इधर से हो रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। विस्थापन तो इस दिशा में हो रहा है और बल लगा रहा हूँ सामने वाली दिशा में, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि बल तो लग रहा है इस दिशा से और विस्थापन हो रहा है इस दिशा से। तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल? 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। यानी कि जब दोनों एक बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हो, तब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है FS कोस थीटा। तो यहाँ पर W बराबर आ जाएगा FS कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू होगी 180 डिग्री। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं कि कोस इसकी वैल्यू होगी 180 डिग्री, और 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो W बराबर क्या हो जाएगा? F इंटू S, और यहाँ पर क्या आएगा? -1। कोस 180 की वैल्यू -1 की इसके मल्टीप्लाई कराएंगे तो W बराबर आ जाएगा -F इंटू S। यानी कि जब दोनों बल और विस्थापन जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, जब दोनों एक ही दिशा में हो, तब कार्य का मान होगा W बराबर FS। और जब दोनों के बीच में कोई एंगल बन रहा हो तब लगेगा FS कोस थीटा। और जब दोनों विपरीत दिशा में हो, बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, तब हम कह सकते हैं कि W बराबर क्या होता है? -FS। -FS क्यों लगा वो आपको समझ में आई, क्योंकि इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण बन रहा था, और कोस 180 का मान कितना होता है? -1 होता है। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ गया? -FS आ गया।
यहाँ तक बात होती है क्लियर। 3 सिचुएशन हमने क्लियर कर ली, जब दोनों के बीच में कोई एंगल बन रहा हो, जब एंगल 0 डिग्री का हो और जब एंगल 180 डिग्री का हो। यहाँ तक बात होती है क्लियर। अब चौथी यदि हम बात करें तो हमने पढ़ा है, यदि हम बात करें कि इसके अंदर बल की बात कर रहे हैं हम, कि बल लग रहा है, लेकिन रियल में बल होता क्या है। अब आगे यदि हम बात करें कि बल होता क्या है, तो 9वीं क्लास में आप पढ़कर आए हो गति के समीकरणों के बारे में, न्यूटन के बारे में 9वीं क्लास में आपने पूरा पढ़ा है कि F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है m इंटू ए। तो m क्या है, m द्रव्यमान है, m किसी वस्तु का द्रव्यमान है या भार है, a क्या है तो a त्वरण है, ये सामान्य त्वरण होता है, उसको a से दर्शाते हैं। और यदि गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है किसी वस्तु पर तो उस a को हम क्या लिख सकते हैं, g लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, g लिख सकते हैं। तो यहाँ पर F बराबर m इंटू जी, लेकिन g क्या है तो g एक प्रकार का गुरुत्वीय त्वरण है। यदि उस वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आपको 6ठी क्लास से सिखाया जाता है। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो पृथ्वी की ओर से इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है, तब वो वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है। जैसे मैंने ये मारकर ऊपर फेंका और ये वापस नीचे आ गया, अब ये नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं रहा, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ना, आरोपित हो रहा है, बल आरोपित हो रहा है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वीय त्वरण जब लगता है तब हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर यह त्वरण कौन सा लग रहा है, गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है। और गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान या तो हम 10 मीटर प्रति सेकेंड ले सकते हैं या 9.8 ले सकते हैं, दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे या आपको जो क्वेश्चन में दे रखा हो वही लो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि जब उस वस्तु पर, ये तो हमने नॉर्मल जो फोर्स था वो लगाया था, और यदि उस वस्तु पर गुरुत्वीय बल लग रहा हो तब क्या होगा। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो क्या मेरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लग ही रहा है ना, लग रहा है कि नहीं लग रहा, ऊपर से तो लग ही रहा है। और मैं यहाँ से सीधा चल रहा हूँ, ऊपर से गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ध्यान में आ रही है बात, ऊपर से ऐसे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है और मैं आगे की ओर चल रहा हूँ, तो मेरा विस्थापन तो इस दिशा में हुआ, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ से लगा, ऊपर की ओर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि यहाँ पर कोई वस्तु पड़ी हुई है, यहाँ पर m द्रव्यमान की कोई वस्तु पड़ी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण हमेशा कैसे लगता है, नीचे की ओर लगता है। गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की ओर लग रहा है, तो यहाँ से गुरुत्वीय त्वरण इसके ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, और मैंने इसको इधर की ओर धक्का दिया, यानी कि इधर की ओर खिसकाया, तो ऊपर से गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है और इधर की ओर इसका विस्थापन हो रहा है। तो दोनों के बीच में यदि हम देखते हैं कि दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, दोनों के बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री का। जैसे यदि मैं मेरी बात करूं कि यहाँ पर यह मार्कर पड़ा हुआ है, मैंने यहाँ पर सर पर एक मार्कर रख लिया, तो ऊपर से गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है और मैं आगे की ओर चल रहा हूँ। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं कि इस मार्कर पर क्या हुआ, ऊपर से बल लग रहा है और विस्थापन इस दिशा में हो रहा है क्योंकि मैं आगे की ओर चल रहा हूँ। तो इन दोनों के बीच में ये राइट एंगल जो बन रहा है, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का जो कोण बन रहा है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगने वाला है वो कौन सा लगेगा, 90 डिग्री के एंगल में वही W बराबर FS कोस थीटा लगाओ। FS कोस, इस बार कोस का मान कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पर क्या आ गया, FS कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, कितनी होती है 0। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि इसकी वैल्यू कितनी होगी 0 डिग्री, तो 0 की इससे गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 0, यानी कि कोई भी कार्य नहीं किया गया, कार्य का मान कितना होगा 0 होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है कि जब गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर से लग रहा है, जैसे हमने कहा कि कोई भी अपने उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि कोई कुल्ली है, जैसे यहाँ पर उदाहरण लेते हैं हम, ये स्टेशन है अपना, ठीक है, मैंने ट्रेन से सामान उतारा अपना और यहाँ पर रख लिया, m द्रव्यमान का मेरा सामान था, मैंने उतारा यहाँ रख दिया। अब मेरे को सामान यहाँ पहुँचवाना था, उधर से एक कुली आया, इधर से एक कुली आया कि मैं आपका सामान रख देता हूँ, मैंने कहा रख दो भाई, और फिर क्या है, तो ये कुली यहाँ खड़ा है भाई, ठीक है। अब उस कुली ने मेरे को कहा कि ये अपना सामान जो है वो मेरे सर पर रखवा दो, मैंने कहा ठीक है रखवा देता हूँ। तो इसने ये m द्रव्यमान का जो था वो मैंने इसको सर पर रखवाया, उसने अपने आप नहीं रखा, मैंने रखवाया उसको। वो चलता गया चलता गया चलता गया, यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक पहुँचा और मैं भी उसके पीछे पीछे गया भाई, सामान लेके नहीं भाग जाए, ये भी तो ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जैसे ही वो आया मैंने उसका सामान नीचे उतरवा दिया और वो मेरे से पैसे लेकर चला गया।
हमारी दृष्टि से में तो उसने काम किया, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से उसने कोई काम नहीं किया, एकदम जीरो काम किया। अब वो कैसे किया? तो आपने अभी देखा कि वो कूली का काम क्या था, यहाँ से चलकर यहाँ तक गया है, ना तो उसने सामान उठाया था ना उसने उतारा था, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने सिर्फ इस वस्तु का विस्थापन किया है। द्रव्यमान की जो वस्तु यहाँ पर पड़ी थी उसको यहाँ तक लेकर गया है, और इस वस्तु पर ऊपर से जो बल आरोपित हो रहा था, ऊपर से गुरुत्वीय त्वरण जो लग रहा था, इधर से बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, और इधर से वो विस्थापन ले जा रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में, बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो तब कार्य का मान कितना होता है? जीरो होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें W बराबर FS कोस थीटा, तो यदि हम बात करें कि FS कोस थीटा की वैल्यू कितनी थी? 90 डिग्री। तो यहाँ पर यदि हम बात करें FS कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो फ़र्क का मान कितना आ गया? 0 आ गया। अब ये जब ये 0 आया मतलब उस कूली ने कोई भी काम नहीं किया वैज्ञानिक दृष्टि से। हमारी दृष्टि से मैं तो काम भी किया था उसने, उसको बेचारे को थकान भी आई होगी, हमने उसको पैसे भी दिए होंगे। तो कार्य के बारे में पूरा जानना ज़रूरी है, क्योंकि एक बार क्या हुआ कि मैंने टेस्ट लिया इस लेसन का, बच्चों को पढ़ाते समय मैंने टेस्ट लिया, ये लेसन कंप्लीट करवा दिया और मैंने टेस्ट लिया, और टेस्ट लिया तब तो ठीक थे, लेकिन अर्धवार्षिक की जब मैंने कॉपियाँ चेक की तब कुछ कुछ बच्चों के कैसे कैसे आंसर आ रहे थे। जैसे क्वेश्चन आया था अर्धवार्षिक में कि कार्य किसे कहते हैं, इसको समझिए। तो कुछ कुछ बच्चों के बहुत तगड़े आंसर थे। पहला आंसर था कि कार्य क्या होता है कि धूप के अंदर मजदूर जो होते हैं वो कड़ी मेहनत करते हैं। अब इसमें कड़ी मेहनत कहाँ पर आ गई कि वही काम होता है, उसको कम पैसे मिलते हैं, धूप के अंदर वो काम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, वही काम कहलाता है। अब ऐसी बातें कहाँ से आ गई इस कार्य के अंदर? ऐसी बातें कहाँ से आ गई? तो कहने का मतलब ये है कि लोरे मारने नहीं है, एकदम अच्छी तरीके से समझना है, ध्यान से समझना है। तो लोरे मारोगे तो कोई पास नहीं होगे, कोई नंबर नहीं बनेंगे। लोरे मारने से आज तक ना कोई पास हुआ है ना कोई होगा, ये अच्छी तरीके से समझ लेना। तो आपको समझना ही पड़ेगा। तो यहाँ तक हमने कार्य की कुछ सिचुएशन थी, कुछ स्थिति थी, वो हमने सीखी थी। अब यदि हम बात करें आगे की सिचुएशन के बारे में, यानी कि आपको एक सूत्र तो ध्यान में आ ही गया कि FS कोस थीटा तो होता ही होता है। अब थीटा की वैल्यू कितनी है वो डिपेंड करती है कि कार्य क्या होगा। ध्यान में आई बात कि नहीं आई? एक ही सूत्र ध्यान में रखना है, FS कोस थीटा। एक ही सूत्र ध्यान में रखना है, FS कोस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है बात अलग है, ध्यान में ही बात है को नहीं। और जब थीटा 1.5 को नहीं देने खाली FS लगा दो, कोस थीटा जरूरत ही कौन। अब यदि हम बात करें अगली सिचुएशन की, अगली सिचुएशन के अंदर यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर अगली सिचुएशन अपनी होने वाली है वर्तुल गति के बारे में। वर्तुल गति का मतलब गोल गोल हो गई, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल यानी कि केंद्र से जो बल लगता है। अब मैंने बचपन के अंदर क्या किए हैं, बचपन के अंदर क्या अभी भी करते ही होंगे आप लोग, तो मैं तो नहीं करता, आप लोग ही करते होंगे। आँख तीज जाती है तो डेरिया बनाते हो, और डेरिया बना के ऐसे गोल गोल घुमाते हो। और लड़कियां डांसर है बहुत अच्छी, वो तो रुमाल पकड़ती है और रुमाल पकड़ के रेशम का रुमाल करती है। तो यहाँ पर समझाने का मतलब क्या है मेरा, वो ध्यान से समझना। तो कहने का मतलब यह है कि केंद्र से जो बल लगता है उसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ध्यान में आ रही बात या नहीं आ रही? यानी कि हम कह सकते हैं कि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, जो केंद्र से लगता है। केंद्र से कोई बल लगा उस वस्तु पर, कोई वस्तु थी, मैंने मान लिया कि यहाँ पर धागे से बंधा हुआ कोई पत्थर है जिसको हम मारवाड़ी में डेरिया बोलते हैं, ठीक है। अब मैं केंद्र पर खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, आप तो नहीं खड़े हो, मैं खड़ा हूँ, मान लिया मैं ही डेरिया घुमाता हूँ, ठीक है। मैंने इसको घुमाना चालू किया, मैंने इसको घुमाना चालू किया। अब मैं केंद्र के अंदर खड़ा हूँ, बल कहाँ से लग रहा है? केंद्र की ओर से बल लग रहा है, केंद्र की ओर से बल कहाँ से लग रहा है? केंद्र की ओर से। और विस्थापन किस दिशा में हो रहा है? या तो इस दिशा में होगा और या इस दिशा में होगा, दोनों में से एक ही दिशा में होगा। या तो मैं इधर की तरफ डेरिया घुमाऊंगा या इधर की तरफ घुमाऊंगा, या आप रुमाल घुमा लो भाई, कोई सा भी घुमा लो। केंद्र में खड़ा व्यक्ति यदि कोई बल लगाता है तो उसको भी केंद्रीय बल कहते हैं। यानी कि फोर्स की दिशा जो थी वो तो ये है, फोर्स इधर की ओर से लग रहा है, और विस्थापन जो हो रहा है वो या तो इधर की ओर होगा या इधर की ओर होगा, दोनों में से कोई भी मान लो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इधर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इधर भी 90 का कोण बन रहा है, और कोस 90 का मान 0 होता है। यानी कि हम कोई कार्य नहीं करते हैं, एकदम फालतू का काम है ये डेरिया घुमाना। और
यानी कि वैज्ञानिक दृष्टि से कोई भी कार्य नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? तो यहाँ पर हमारे को पता है कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है और कोस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर कुछ बातें थी जो अपने को ध्यान में रखनी थी। सबसे पहली बात हमने देखी थी कि जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कार्य का मान धनात्मक होगा और नॉर्मल सूत्र लगा सकते हैं F/S, F.S। अब अगला हमने देखा कि जब बल और विस्थापन की दिशा अलग अलग हो तब इसके बीच में एंगल बनता है जिसको हम कोस थीटा कहते हैं। तो यहाँ पर आ गया F.S कोस थीटा। तीसरा हमने देखा कि जब बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, जब कोई भी काम एक दूसरे के विपरीत हो, तो जैसे हम देखते हैं विपरीत हो तो यहाँ से बल लग रहा था, यहाँ से साइकिल आ रही थी, यहाँ से विस्थापन हो रहा था, इधर से मैं बल लगा रहा था, इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण बन गया, यानी कि 180 का कोण बन गया और कोस 180 का मान -1 होता है, यानी कि कार्य का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तब कार्य का मान धनात्मक होगा और जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तब कार्य का मान क्या होगा? धनात्मक होगा। यानी कि कार्य का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, कार्य का मान नेगेटिव भी हो सकता है। और कार्य कहते हैं किसको हैं, उसकी शुरुआत में हमने डेफिनेशन देखी थी कि कार्य किसको कहते हैं। तो यदि भी कोई वस्तु विरामावस्था में पड़ी है और हम उस पर बल आरोपित करते हैं और उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देते हैं, और यह लिखकर हम कह सकते हैं कि कोई भी गतिशील वस्तु है उस पर यदि हम बल लगाकर उसके वेग में परिवर्तन कर देते हैं तो यही कार्य कहलाता है। तो यहाँ तक बात होती है क्लियर कि कार्य क्या होता है। यदि हम बात करें कि कार्य हमने पढ़ा था, कार्य बराबर होता है F.S, यही पढ़ा था। तो यहाँ पर अपने को यदि हम बात करें फोर्स यानी कि बल का मात्रक आपको सबको पता है न्यूटन होता है, और S यानी कि विस्थापन का मात्रक आपको सबको पता है मीटर होता है। तो यहाँ पर यदि हम कार्य का मात्रक देखें तो क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, ये कार्य का मात्रक हो गया। या हम कार्य का सिंपल सा मात्रक कह सकते हैं जूल, या तो हम न्यूटन मीटर कहेंगे या हम क्या कहेंगे? जूल कहेंगे। अब 1 न्यूटन के अंदर क्या होता है? तो ये नॉर्मल सी राशियाँ जो अपने को ध्यान में रखनी है कि 1 न्यूटन के अंदर होता है 10⁵ डाइन। अब ये डाइन क्या है? तो डाइन छोटी है, जैसे सेंटीमीटर मीटर होती है ना, मीटर बड़ी होगी सेंटीमीटर छोटी होगी, उसी प्रकार से न्यूटन बड़ी है डाइन छोटी है। उसी प्रकार से यदि हम देखते हैं तो 1 जूल के अंदर क्या होता है? तो 1 जूल के अंदर होता है 10�7 अर्घ। अब ये अर्घ क्या है? तो जूल से छोटी इकाई है अर्घ। जो अपने को नॉर्मल सी कुछ बातें हैं वो अपने को ध्यान में रखनी है। अब इसके अलावा मेरे हिसाब से कुछ तो छूटा तो नहीं है। इसके अलावा इसके जो न्यूमेरिकल है वो हम एक ही वीडियो में करेंगे। तो आज का जो अपना चैप्टर था कार्य के बारे में डेफिनेशन से जानना, वो हमने क्लियर कर लिया। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।